नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अचानक शरद पवार ने एक बैठक बुलाई और कहा कि मैं अब पार्टी के अध्यक्ष पद का अपना पद छोड़ रहा हूं। अब मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहूंगा। पूरे देश में खलबली मच गई। पूरा देश हैरान रह गया। बस एक जगह मिठाइयां बंटना शुरू हो गई और वो थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब महाविकास अघाड़ी टूट गया, गठबंधन टूट गया। और भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला महाराष्ट्र अब फिर से उनके कब्जे में आ जाएगा। मगर एक बार फिर साहब चूक गए। साहब को अंदाजा ही नहीं था कि शरद पवार एक बार फिर उनको गच्चा देने जा रहे हैं। साहब को अंदाजा ही नहीं था कि ये नेता जो देश की राजनीति की सबसे ज्यादा नब्ज पहचानता है, जो देश की आर्थिक राजनीति राजधानी को अपने इशारों पर नचाता है, वो ऐसे दांव पेच चलने का सबसे पुराना खिलाड़ी है। दरअसल गोदी मीडिया के एक बहुत बड़े तबके ने पिछले दिनों ये चर्चा करना शुरू कर दी थी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अब भाजपा के साथ आने को तैयार है। रूपरेखा भी बन गई थी। कुछ चैनल अजीत पवार को मुख्यमंत्री तो कुछ उनको डिप्टी सीएम बना रहे थे। एक बार अजीत पवार ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी तो और बल मिल गया। एक बार उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया तो और बल मिल गया। और तब ये हुआ, तब ये समझ आया कि वास्तव में महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है। दरअसल साहब की सबसे बड़ी परेशानी, दरअसल साहब के लिए सबसे बड़ी समस्या महाराष्ट्र है। बिहार में नीतीश कुमार ने जो भाजपा का हाल कर दिया है, उससे भाजपा पसीने पसीने है। जाति जनगणना पर हाईकोर्ट ने भले स्टे लगा दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार पिछड़ों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। यह बात पूरे बिहार में फैल गई। बिहार में नहीं, पूरे देश में फैल गई। हिंदी भाषी राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वहां के नेताओं ने यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। पिछड़े मांगे 100 में 60, नारा गूंजने लगा। और भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया कि उनकी कमंडल की राजनीति पे एक बार फिर मंडल भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार का सारा गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और भाजपा को समझ आ गया कि अगर अब ये गणित बिगड़ा तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मगर समस्या ये करें तो करें क्या? नीतीश बाबू किसी तरह हत्ते नहीं आ रहे थे। बंगाल में सारे प्रयोग कर लिए साहब ने। तमाम जगह हिंसा भी हो गई, तमाम जगह मीटिंगें भी हो गई, लेकिन इस बार बंगाल में ममता बनर्जी ने झाड़ू लगाने का मन बना लिया। सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मन है कि बंगाल में भाजपा डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी। कर्नाटक गले में फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री को गली गली बजरंग बली के नारे लगाने पड़ रहे हैं। केरल स्टोरी पिक्चर का जिक्र करना पड़ रहा है, मायावती को बुलाना पड़ रहा है। लेकिन कर्नाटक में 40% कमीशन का नारा गली गली घर घर गूंज रहा है। शिमला में नगर पालिका के नतीजे आए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस बम बम हो गई। 24 सीटें कांग्रेस, 9 सीटों पर रह गई बीजेपी। बंगाल, बिहार, कर्नाटक, चीजें खराब है। मध्य प्रदेश के हालात खराब हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक को छोड़कर लगभग सारी सीटें बीजेपी के पास थी। और महाराष्ट्र में अगर महाविकास अघाड़ी इतनी ही मजबूती से लड़ता रहा, इतनी ही मजबूती से खड़ा रहा, तो बहुत जाने माने पत्रकार कहते हैं बीजेपी 5-6 सीटें ले आए
तो बहुत बड़ी बात होगी, उसमें एक नितिन गडकरी की भी हो सकती है अगर उनको टिकट मिला तो। पूरे महाराष्ट्र में ये चर्चा है कि महाराष्ट्र में लगने वाले 4 बड़े उद्योगों को उठाकर गुजरात भेज दिया गया। महाराष्ट्र का जनमानस नाराज है, उनको लगता है उनका हक गुजरात में चला गया, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रही है। हालात इतने खराब है कि एक उपचुनाव में बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक सीट ऐसी जहां पे सालों से बीजेपी जीतती रहती, हार गई, वो बीएमसी के चुनाव नहीं करा पा रही। तब साहेब ने दांव लगाया शरद पवार पर। बीच में चर्चा हुई कि गौतम अडानी 2 बार उन्होंने शरद पवार के साथ लंबी बैठक करी, तो इस बात को और बल मिला कि शायद शरद पवार साहेब से, प्रधानमंत्री से कुछ डील करना चाहते हैं। और जब शरद पवार का इस्तीफा हो गया तो ये बात और चर्चा का विषय बन गई कि अब ये डील होने वाली है। और जैसे ही इस्तीफे के बाद बात हुई अब यह कि अब तो बीजेपी के साथ गठबंधन होने वाला है, लेकिन फिर शरद पवार ने गेम खेला। जो कमेटी बनाई थी नए अध्यक्ष के लिए, उसने एक लाइन से कह दिया कि नहीं, हमें आप ही मंजूर हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि शरद पवार अपना तापमान नापना चाहते थे। जब देश भर से विपक्ष के नेताओं के फोन आने लगे कि आपको ही कमान संभालनी है, तब शरद पवार को समझ में आया कि 2024 के खेल में अभी उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी हो सकती है। इस बीच में उनके परिवार में, सुप्रिया सुले में, उनकी बेटी में और भतीजा अजीत पवार में जो शीत युद्ध की खबरें आ रही थी, इस इस्तीफे के बाद सब थम गई। जिस तरह पूरी पार्टी शरद पवार के पीछे खड़ी हुई, उससे साफ हुआ कि शरद पवार का कोई विकल्प नहीं है। हमने सोचा कि महाराष्ट्र की राजनीति के इन पहलुओं पर महाराष्ट्र के किसी योग्य आदमी से बात की जाए, किसी ऐसे आदमी से बात की जाए जो महाराष्ट्र की राजनीति को समझता है, महाराष्ट्र की नौकरशाही को समझता है, महाराष्ट्र के आर्थिक साम्राज्य को समझता है और शरद पवार की अहमियत को समझता है। तो हमने सोचा रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस के क्लास 1 अफसर दिनेश बोरा जी को आमंत्रित किया जाए और दिनेश बोरा जी से सुना जाए कि चल क्या रहा है महाराष्ट्र में। तो सुनिए दिनेश बोरा क्या कहते हैं। स्वागत है दिनेश बोरा जी आपका इस शो में। और महाराष्ट्र की राजनीति को आपसे ज्यादा कोई जानता समझता नहीं है। शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो साहब की टीम बड़ी खुश हो गई कि अब हमारे पाले में गेंद आ गई, लेकिन लगता है कि शरद पवार का एक प्लान था अपने आप को मजबूत दिखाने का, विपक्ष को संदेश देने का और अपनी पार्टी को भी कमान संभालने का। क्या लगता है आपको, ये क्यों किया होगा शरद पवार ने ये सब? संजय जी नमस्कार। दरअसल इसमें 2 एंगल हैं। पहला एंगल तो एनसीपी का एंगल है और दूसरा एंगल है केंद्र सरकार का कि उनका हित कैसे साधा जा सकता है 2024 के लिए। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि महाराष्ट्र की 48 सीटें किंग मेकर हैं, उनके बिना केंद्र में सरकार बनती नहीं है। और पिछली बार भी 48 में से 41 सीटें एनडीए के पास थी, तो जिसकी वजह से सरकार आपको बनती नजर आई थी। तो कई बार हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन बिना महाराष्ट्र की सरकार नहीं बनेगी केंद्र में, ये बिल्कुल पक्की बात है। महाराष्ट्र सरक गया तो केंद्र सरकार सरक जाती है। अब पहले मुद्दे पे आते हैं कि एनसीपी में जो शरद पवार, जिन्हें महाराष्ट्र में साहब कहा जाता है एक्चुअली, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। 2-3 वजह थी उसकी। एक तो एनसीपी का विद्रोह उन्हें बहुत तंग कर रहा था। अजीत पवार अपनी एक अलग लाइन लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा नासिक और पूना के कुछ एमएलए ऐसे थे जो खुली जुबान में अजीत पवार का साथ दे रहे थे, और इस बात की संभावना थी कि 35 से 40 एमएलए जो हैं वो उनके साथ जा सकते हैं अगर विद्रोह होता है। लेकिन शरद पवार पुराने चने हैं और उन्होंने राजनीति के रंग पिछले करीब करीब 63 सालों से देखे हैं, और जितना उनको भीष्म पितामह माना जाता है इस राजनीति का, शायद किसी और को नहीं माना जाता है। उनको भी इस बात का शायद अंदर से रंज हुआ होगा कि उन्हीं का भतीजा, जो कि उन्हीं के द्वारा कोचिंग दी गई थी, और वो आज उनको चुनौती दे रहा है। तो फिर एक तीर से कई निशाने साध लिए गए कि उनको भी उनका प्लेस बता दिया जाए कि आफ्टर ऑल तुम कहाँ पर हो,
हालांकि इसमें उनकी कोई इंसल्ट करने वाली बात नहीं थी, लेकिन उनको उनको प्लेस बताना जरूरी था कि साहब मैं हूं, साहब आप नहीं। दूसरी बात, अभी भी एनसीपी में जो होगा वो मेरी वजह से होगा। हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि कुछ समय तो मांगा कमेटी से उन्होंने, हालांकि कमेटी ने सीधा उन्हीं को कह दिया कि आप ही बने रहेंगे। तो इस ढंग से पूरी की पूरी एनसीपी दोबारा से रीयूनाइट हो गई। जो उसमें विद्रोह पनप रहा था वो समाप्त हुआ है। और ले दे के सुप्रिया सुले हैं, अजीत पवार हैं, या प्रतिभा पवार हैं, या उनके दामाद साधारण सुले हैं, ये उनकी राजनीति है। उनको मालूम था चारों को कि ये होने जा रहा है। अजीत पवार की बगावत तंग तो कर रही थी, परेशान तो कर रही थी, लेकिन कोई ना कोई एक फार्मूला जरूर निकाला था जिसके द्वारा कि एनसीपी का जो ह्रास है, शरण है, उसको रोक दिया जाए और एमवीए में उसकी जो स्थिति है उसको और मजबूत बनाया जाए। एमवीए को अगर इकट्ठा किसी ने रखा है आज तक महाराष्ट्र में, तो शरद पवार साहब ने रखा है, क्योंकि कांग्रेस के और शिवसेना के अपने अपने विरोधाभास हैं जिनको शिव साहब ही साध सकते थे। दूसरी बात, पवार साहब की इमेज थी कि किंग कौन है अल्टीमेटली महाराष्ट्र का। अब यहाँ पर अजीत पवार साहब किंग बनने की कोशिश कर रहे थे कि अब मैं सारे के सारे मोहरे चलाऊंगा, और वो शायद पवार साहब की ईगो को मुझे लगता है बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। मुझे एक बात पक्की थी कि अजीत पवार जहां बीजेपी के साथ जा सकते हैं, शरद पवार पुराने कांग्रेसी हैं, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उनको शायद उनका डीएनए वो नहीं है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं। तो एनसीपी का सारा कैडर इस पर्टिकुलर घोषणा के बाद एकजुट नजर आया, पवार साहब के साथ नजर आया, और अजीत पवार के लिए एक संदेश था कि तुम्हारा भविष्य यहीं पर है, इससे बाहर नहीं है, और तुम जब तक साहब हैं तब तक बाहर जाने की कोशिश मत करना, और जाओगे एक बार जा चुके हो दोबारा मत करना, वरना तुम्हारा भविष्य वही होगा जो शायद एकनाथ शिंदे का शिवसेना में हुआ है। क्योंकि अभी भी सारी पकड़ जो है शिवसेना की वो उद्धव ठाकरे के पास है, ना कि शिंदे के पास। और पिछले जितने यहाँ पर चुनाव हुए, एपीएमसी के चुनाव हो या कस्बा पेट का चुनाव जो बाकी हुए हैं, कई काउंसिल के चुनाव हुए हैं, वहाँ उद्धव की शिवसेना ही सुप्रीम होकर निकली है। तीसरी बात यह है इसके अंदर की लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी थी कि वो ये यहाँ की 48 सीटें उसको खल रही हैं कि यहाँ से 10-12 सीटें भी नहीं आ पाएंगी अगर ये हालात रहे। और सी वोटर सर्वे भी कहता था कि 48% वोट इनको मिलेंगे। तो अगर महाराष्ट्र को नहीं साधते हैं और एनसीपी को नहीं तोड़ते हैं तो बात नहीं बन पाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण कमी यह है भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में कि उनके पास कोई मराठा नेता नहीं है। मैं इस बात को कई बार कह हाँ चुका हूं। उनके पास हाँ हाँ। फडणवीस है या गडकरी हैं, ये नागपुर के नेता हैं, लेकिन एक मराठा चेहरा होता है। हालांकि राधाकृष्ण विखे पाटिल भी हैं, हमारे कई दोस्तों ने चर्चा भी की है, लेकिन जो ऑरा अजीत पवार का है वो किसी और का नहीं है। तो इनको एक मराठा चेहरे की जरूरत है, वो मराठा चेहरा इनके पास नहीं है, वो वैक्यूम है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में लड़ाई ब्राह्मणवाद और नॉन ब्राह्मणवाद की भी है। फडणवीस जो है वो ब्राह्मणवाद का चेहरा है, और कई बार जो मराठा लॉबी है जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मेरी समझ में ये सारी जो राजनीति है अभी खास तौर से शरद पवार साहब ने अच्छे ढंग से साधी है, और उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि भीष्म पितामह मैं ही हूं, और जो कदम मैं उठाऊंगा उसको सबको मानना पड़ेगा। इसमें सारी पार्टी भी एकजुट हुई है जो टूट रही थी, इसमें जो विद्रोह है जो पनप रहा था उसको भी समाप्त किया है, अपनी पोजीशन को रिट्रेट किया है कि मैं ही किंग हूं, और अजीत पवार को उसका स्थान बताया कि तुम थोड़ा वेट करो, इतने उतावले मत हो। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि हो सकता है कि उद्धव की जगह पे अजीत पवार को भविष्य में एमवीए का चीफ नियुक्त कर दिया जाए, ताकि वो एक अल्टरनेट कैंडिडेट हो सके मुख्यमंत्री के, और उद्धव की जगह आदित्य ठाकरे उप मुख्यमंत्री पद पर आएंगे। तो इससे उद्धव की ईगो भी सेटिस्फाई रहेगी, और कांग्रेस भी सेटिस्फाई, और एनसीपी भी सेटिस्फाई रहेगी। तो एक तीर से बहुत सारे निशाने जो हैं वो संजय जी इन्होंने साध लिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मास्टर स्ट्रोक मारा है शरद पवार साहब ने, इसने साबित कर दिया है कि अभी पार्टी नहीं टूटेगी। अगर कोई तोड़ के जाना चाहेगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी संजय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सार्थक शब्दों में आपने सारी बात कह दी। दिनेश जी, ये लोग मानते हैं कि शरद पवार किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा मुस्लिम तबका उनका साथ देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मुस्लिम तबका कभी भी बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा। दूसरी बात ये है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र जो उनकी टेरिटरी है, राइट फ्रॉम पूना से लेके बारामती, उसके बाद सतारा, कराड़, इस्लामपुर, कोल्हामपुर की जो सारी बेल्ट है, ये सारी की सारी बेल्ट साहब ने पिछले 60 सालों में नर्चर की है। वहां का बच्चा बच्चा इनको जानता है। वहां की हर मिट्टी का एक एक कण जो है वो उनको पता है कि शरद पवार साहब ने उनके लिए क्या किया है, कि इस जमीन पे पहले इतना कुछ समृद्धि नहीं थी, और इनके कारण ही पूरा का पूरा ये एरिया आज
पूरे देश का सबसे समृद्ध इलाका जाना जाता है। वहाँ पे कैनाल सिस्टम्स हैं, वाटर हैं, हिल्स हैं, खेती है, गन्ने की खेती यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो पैसा बहुत है। लेकिन साहब के प्रति जो क्या कहते हैं कि फेथफुलनेस है, लोगों की लॉयल्टी है, बहुत बड़ी है। वो साहब के नाम पे मर मिटने को तैयार है, मैं आपको बताऊं। हो सकता है जब साहब कहेंगे तो फिर अजीत पवार के कहने पे मर मिटने को तैयार नहीं होंगे। और मुस्लिम्स तो डेफिनेटली वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, और अब चूंकि एमवीए है तो उनको वोट देंगे, वो वोट इनसे छिटकेगा नहीं। और साहब के नाम पे वोट आएगा ही आएगा। मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार उसको झटक लेने में कामयाब होंगे। अजीत पवार की भलाई इसी में है कि साहब के साथ रहे। दिनेश जी, मैंने जितने लोगों से बात की महाराष्ट्र में, मुंबई प्रेस क्लब के पदाधिकारियों से बात करी, कुछ सामाजिक कार्य से जुड़े हुए उन लोगों से बात की, राजनीतिक विशेषज्ञों से बात की, कोई भी ये नहीं कह रहा कि अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन इसी तरह मजबूती से लड़ा तो बीजेपी 5-6 से ऊपर बढ़ पाएगी। तो इतना बड़ा डेंट जो एनडीए का बता रहे 41 सीटें, उसकी जगह 5-6 रह जाए तो भारतीय जनता पार्टी की हालत तो 200 से भी के आसपास अटक जाएगी देश में। उससे भी कम जा सकती है। उसका एक कारण यह है कि तीन स्टेट ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डेंट मार रही हैं। कर्नाटक बड़ा डेंट मार रहा है, मैं आपको बता दूं अभी से। और जहां उनकी 28 में से 25-26 सीटें थी, वो घटकर ऑलमोस्ट उनकी 7-8 सीटें रह जाएंगी। आ, एक जातिगत जनगणना का जो मुद्दा बिहार से उठा, जहां पर उनको बैन कर दिया गया, और ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक बन गया नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि इसी मुद्दे को लेके अब आप देखिएगा 2024 का इलेक्शन होगा। वो कहते हैं कि अब ये हाईकोर्ट का कहना है कि, यानी कि अदालत का कहना है कि ये पार्लियामेंट का मसला है, पार्लियामेंट इसको तय करेगी जातिगत जनगणना हो या नहीं हो। तो कहेंगे अब पार्लियामेंट में हमें मेजोरिटी दो, ताकि हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिल जाए। तो ये एनकैश करके ले जाएंगे। और बिहार में बीजेपी के जो चांसेस थे थोड़ी बहुत 2-4-10 सीटों के, इन्होंने अपने चांसेस उसके द्वारा गवा दिए हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव 2024 का इसी मुद्दे पर होगा। और वहां 40 में से 39 सीटें उनके पास थी, बड़ा डेंट आएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है कि 200 क्यों, 180 के आसपास भी आ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी यूपी में क्या हो जाएगा, 62 की जगह 65 आ जाएंगी, 70 सीटें आ जाएंगी। चलो मैं भी मान लिया यूपी उनको डेंट नहीं मारेगा, हिमाचल डेंट मारेगा। हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे जो हैं, राजस्थान, गुजरात, ये सेचुरेशन स्टेट हैं। यहाँ पे 100% के आसपास सीटें ऑलरेडी उनके पास हैं, या 98% सीटें हैं। इससे ऊपर कहाँ जाएंगे? 26 में 26 गुजरात में नहीं जा सकते, 25 से ऊपर राजस्थान नहीं जा सकते, दिल्ली 7 में 7, हिमाचल 4 में 4, उत्तराखंड 5 में से 5 है। और ये सारी सीटें हैं, इससे ऊपर कहाँ जाएंगे? तो यहाँ भी लॉसेस आएंगे उनके। मुझे ये लगता है कि सिचुएशन प्रिकेरियस है। और भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है इस टाइम दिल्ली के अंदर, वो साफ सुथरी देखी जा सकती है। एक किस्म की घबराहट है, बौखलाहट है, जो आपको कर्नाटक के चुनाव में दिखाई देगी। और कई विश्लेषकों से मेरी बात हुई, मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं कर्नाटक के ऊपर, काफी लोगों से बातचीत की है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अगर 60 सीटें जीत जाए, कई लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि 60 सीटें जीत जाए तो अपने आप को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हाँ हम 60 सीटें जीत गए। ऐसी हालात है उनके आज की डेट में। तो आपकी बात सही है कि 200 सीटें, 220 सीटें लाना भी एक किस्म से शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। दिनेश जी, अगर ये हालात रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? उनका आपको क्या लगता है? अगर वो चुनाव हार गए, एक कल्पना करते हैं 200 सीटें रहती हैं, नेता विपक्ष रहेंगे या फिर कुछ और करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है, वो कोalition में सरकार चलाने का नहीं है। उन्हें कोalition का अनुभव भी नहीं है। उन्हें सारी जिंदगी फुल मेजोरिटी देखी है। जिनको कोalition की सरकार चलानी है, उनको या तो मनमोहन सिंह जैसा होना चाहिए या अटल जी जैसा होना चाहिए। वो बर्दाश्त लोगों को, क्योंकि वहां लोग मंत्रालय भी मांगेंगे, डिसीजन भी करेंगे। और यहां पर आपको ना जाने कितने समझौते करने पड़ते हैं। और साहब को, बड़े साहब को, दिल्ली के साहब को समझौता करने की आदत नहीं है। ये भी मंजूर नहीं इनको कि अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे साथ साथ कोई बिल्कुल साइमल्टेनियसली साथ में कुछ चले। वे तो चाहते हैं कि जो व्यक्ति साथ चल रहा है वो 2 फुट मुझसे पीछे चले, 1 फुट मुझसे पीछे चले। तो जब आप एक ऐसी मनोस्थिति में आ जाते हैं तो फिर आपके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस इस बात को मार्क कर रही है कि उस समय ऐसा कौन सा लीडरशिप आ सकती है बीजेपी के अंदर, जो वहां पर लोगों को साथ लेके चल सके। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए संजय जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं, बहुत लंबा चौड़ा आपने राजनीतिक जीवन भी देखा है, मीडिया का जीवन भी देखा है आपने, कि कभी कभी ये जो स्ट्रोक ऑफ लक होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम
याद है जब नरसिम्हा राव, जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था, लेकिन नसीब उनको खींच के उस कुर्सी पर लेके आया था। हम बहुत बार लोगों को राइट ऑफ कर देते हैं कि नहीं, इसकी तो कोई भविष्य बचा नहीं है। हम गडकरी को राइट ऑफ कर देते हैं, राजनाथ सिंह को राइट ऑफ कर देते हैं, हम बहुत सारे चेहरों को राइट ऑफ करते हैं, दूसरे दलों में भी राइट ऑफ करते हैं। मैं एक बात मान के चलता हूँ कि राजनीति में किसी को राइट ऑफ मत कीजिएगा, किसी का नाम मिटा मत दीजिएगा। कौन कब धूमकेतु की तरह वापिस आ जाए और उसका नसीब का सितारा चमक जाए और वो वहां पर बैठ जाए। बहुत सारे लोग राहुल गांधी का मजाक बनाते हैं कि इनके अंदर तो प्रधानमंत्री बनने की अक्ल नहीं है, या चेहरा नहीं है, या उसकी एक पावर होनी चाहिए, वो नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर काबिलियत से नहीं बनते साहब, नसीब से बनते हैं। अगर नसीब में होगा राजा बनना, तो नसीब में तो फिर एक शराब पीने वाला जहांगीर भी राजा बन जाता है, लेकिन नसीब में सही। है ना साहब, शाहजहां भी बन जाता है साहब। तो ये जी। नसीब की बात है साहब, और कुछ नहीं है, स्ट्रोक ऑफ लक है। जी अच्छा दिनेश जी, मैं थोड़ी सी ना भविष्य की कल्पना करना चाहता हूँ आपके साथ, चूंकि आप क्लास वन अफसर रहे हैं, तमाम आपने चीजें देखी हैं। अगर कोई गठबंधन की सरकार बनती है, और मैं काल्पनिक नाम ले रहा हूँ, मान लो गडकरी जी उसके नेता बन जाते हैं, गडकरी जी को विपक्ष के लोग भी बहुत पसंद करते हैं, या फिर बीजेपी इतनी कम रह जाती है कि एक थर्ड फ्रंट की सरकार विद कांग्रेस बन जाती है, उस स्थिति में प्रधानमंत्री जी करेंगे क्या? वो संसद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे या फिर कुछ और करेंगे? आपके दिमाग में क्या आती है, पहली तस्वीर क्या आती है? प्रधानमंत्री संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे, या रहेंगे संसद में? आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। देखिए, मोदी जी ने अपना एक कानून खुद का बनाया हुआ है 75 साल का, लेकिन समस्या है कि मोदी जी की बातों में यकीन कौन करता है। मोदी जी जो कहते हैं वो कहेंगे हमने तो ऐसी बात कभी कही नहीं, हम तो लोगों से सिर्फ कहते रहे कि 75 में आप रिटायर हो जाइए, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा काबिल इंसान हो मुझ जैसा तो रहना चाहिए। तो वो अपनी बात पर टिके कब है, कौन इस बात पे यकीन करेगा कि ये अपने लिए कानून लागू करेंगे। तो वो कानून दूसरों के लिए है। वो हो सकता है ईश्वरप्पा के लिए हो, येडुरप्पा के लिए हो, या उससे पहले जगदीश शेट्टार के लिए हो, या फिर बाकी कई नेता उनके लिए हो सकता है। लेकिन राजा लोग दूसरों के लिए कानून बनाते हैं, खुद के लिए नहीं होते हैं। खुद के लिए रीगल आउट होने के 100 रास्ते रख लेते हैं कि मैं देश को मेरी जरूरत है, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, और बहुत सारे शब्द वैसे यूज करते हैं। लेकिन जहां उन्हें महसूस होगा कि अब वो किंग नहीं रहेंगे, वो विरोध में बैठेंगे नहीं, वो रिजाइन करके निकल जाएंगे। और उनको, अगर आप पिछले 2-3 वर्षों से उनकी एक मनोस्थिति को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने शायद उसको महसूस तो किया है। वो ये कि उन्हें संसद में बैठना पसंद नहीं है, उन्हें भीड़ में बैठना पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि 550 नहीं है, ये 550 संसद सदस्य नहीं, ये भीड़ है। वो संसद में तभी आएंगे जब उनको कोई उत्तर देना होगा। दूसरी बात, अगर संसद में कोई विरोध का नेता बात कर रहा हो तो ये वहां कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि इन्हें दूसरों को सुनने की आदत नहीं है, इन्हें खुद बोलने की आदत है। तो अनलेस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर या कोई इंपॉर्टेंट इशू है जिसको उन्हें बात करनी है, तो वो संसद में आएंगे। शायद वो अपने आप को भीड़ से ऊपर समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं इस भीड़ में बैठने लायक नहीं हूं, मैं ये मेरी जगह नहीं है। मैं एक राजा हूं, एक किंग हूं, और मैं अलग, मेरा सिंहासन होना चाहिए। मैं ये आम आदमी की जो सीटें होती है, जैसे क्या कहते हैं, एक आमदार के रूप में, खासदार के रूप में, वो नहीं है। तो वो उनकी एक मंशा है, वो नहीं चले जाएंगे उसके बाद। वो शायद उनकी मनोस्थिति ऐसी नहीं कि किसी के साथ मिलकर बैठकर बात कर सके या उनकी बात सुन सके। वो चीजें उन्होंने डेवलप भी नहीं की हैं। मुझे नहीं लगता तो कि वो कहाँ जोड़ चले तोड़ की जाएंगे राजनीति कर पाएंगे। दिनेश जी? कई संन्यास संन्यास ले लेंगे, चले जाएंगे। वेट करेंगे कि शायद मैं राष्ट्रपति बन जाऊं बाद में, हो सकता है। उनको राष्ट्रपति बनाने वाले बैठे हैं ना लोग, लेकिन उसका भी चांस अभी कम है। राष्ट्रपति पद का चुनाव भी बहुत दूर है। तो उनके लिए क्या है कि स्थितियां ऐसी होंगी तो इधर कुआं उधर खाई। तो वो उसके बाद वो एक संन्यास वाली परिस्थिति है, जो कि राजनीति के परिदृश्य से, पटल से गायब हो जाओ और पीछे जाके कहीं काम करो बस। वो ये सामने नहीं रहेंगे, वो उनकी मनोस्थिति ऐसी है नहीं है। मतलब जो कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं फकीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, तो अगर सीटें कम रही तो 2024 के बाद वाकई में वो झोला उठाकर चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे, लेकिन जिस हालत में छिन्न भिन्न अवस्था में भारत को छोड़ जाएंगे, जिस सामाजिक ताने बाने को तोड़ कर जाएंगे, उसे भरने में तो सदियों लग जाएंगी। आप एक बनी बनाई चीज को आप पल में तोड़ सकते हैं। आप बामियान बुद्धा को पल में तोड़ सकते हैं, जिसको सैकड़ों साल लगे। आप एक ताजमहल को तोड़ सकते हैं, बनाने में 22 साल लगे हैं।
किसी भी समाज को बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष लगते हैं, तोड़ने के लिए तो थोड़ा ही समय लगता है। और पिछले 8-9 सालों में ही हम एक किस्म से छिन्न भिन्न हो गए हैं पूरे के पूरे। तो ये चीजें हमारे सामने हैं। मुझे लगता है कि जिस अवस्था में छोड़ कर जाएंगे, मुझे उसकी चिंता होती है कि कैसा भारत पीछे होगा, ये बचेगा, कब तक चल पाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुक्रिया दिनेश जी। आप बीमार थे तब भी आपने हमें अपना समय दिया। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुक्रिया, थैंक यू। सुना आपने ये आकलन। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गले गले तक फंसी हुई है। अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना रहा तो महाराष्ट्र में हालत खराब हो जाएगी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक को छोड़कर सब सीटें इनकी थी। यहां से अब बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। और यहां से अगर इतना ही डेंट रहा तो साहेब का 2024 का सपना खंड खंड बिखर जाएगा। देश में एक नई राजनीति का जन्म होगा। क्या होगा, हमारी निगाह रहेगी। आप देखते रहिए 4 PM। एक रिक्वेस्ट आपसे है, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, हमारा मेंबरशिप का फॉर्म है, हमारे मेंबर बनिएगा। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं, 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात कर्नाटका, उनको भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।